हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 11 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे और आपको न्यूज़ के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज एनालिसिस। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, जेंडर डिवाइड क्लोजेस फर्दर एज मेनी विमेन एज मैन फॉर बीकॉम। तो बीकॉम में इस बार एनरोलमेंट देखा गया मैन और विमेन का इक्वल। इससे पहले 2 साल पहले अंडर ग्रेजुएट साइंस में भी ये जेंडर डिवाइड कम होता हुआ देखा था और एनरोलमेंट बराबरी दे साइंस साइड में भी। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एनरोलमेंट अब बीकॉम में भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, विमेन मैन दोनों के इक्वल हो रहे हैं। तो 2 years आफ्टर द जेंडर गैप क्लोज्ड इन अंडर ग्रेजुएट साइंस फॉर द फर्स्ट time there are as many women as there are men enrolled in the Bachelor of Commerce program according to the latest finding of the All India Survey ऑन हायर एजुकेशन। इसके अलावा थर्ड मेजर प्रोग्राम है पिछले 5 सालों में जहाँ पे जेंडर गैप एनरोलमेंट में क्लोज हुआ है आफ्टर इट हैपेंड इन बीएससी एंड एमबीबीएस प्रोग्राम्स। सर्वे ये भी कंफर्म करता है ट्रेंड ऑफ द लास्ट 5 years, जिसमें पता है इंक्रीज हायर एजुकेशन एनरोलमेंट्स में बढ़ा है। येट द फाइंडिंग्स आर ऑफ 2019-20 बिफोर द पैंडेमिक फोर्स कॉलेजेस टू शट डाउन। लेकिन बेटर पिक्चर हमें अगले साल में मिलेगी जब हमें पता चलेगा कि पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट पड़ा और कितने ड्रॉप आउट्स हुए, कितने इनरोलमेंट्स हुए। नेक्स्ट न्यूज़, इक्विटी की दिक्कत है, जैसे अर्बन और रूरल डिवाइड के चलते और इसके अलावा डिजिटल डिवाइड के चलते कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, जिसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी बोला था कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन करना चाहिए। अब हमें वैक्सीन के चलते एक और न्यूज़ सामने आ रही है कि इक्विटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन कैरिड आउट इन सम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट सिटीज़ और ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट्स। तो जो हम देख रहे हैं, जो बिगेस्ट सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर, उसमें ज़्यादातर जो वैक्सीन दी गई है वो लार्ज कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज़ को दी गई, मोस्टली इन द सर्विस सेक्टर जो कि है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कुछ लोगों को वैक्सीन मिली है और उनकी फैमिलीज़ को। बिटवीन April 7 व्हेन द गवर्नमेंट अलाउड कॉर्पोरेट्स टू वैक्सीनेट एट वर्क प्लेसेस, जब April 7 को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेसेस पर ही वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो वहाँ पर देखा गया था लगभग 69,170 शॉट्स हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड एट द कैंपसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर मेजर TCS एट सेवरल सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर भी हम इक्विटी का इशू देख सकते हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी, बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ड्राइव शुरू की थी जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो भी लोग पीडीएस में नहीं कवर होते पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उनको भी वो 4 किलोग्राम वीट और 1 किलोग्राम राइस देंगे एज अ वन टाइम बेनिफिट। लेकिन अभी ये राशन खत्म हो गया उनका, तो नंबर्स बियॉन्ड दिल्ली गवर्नमेंट एस्टिमेट मैनी रिटर्न इम्पटी फ्रॉम राशन लाइन्स। तो उन्होंने जो सोचा था कि जितने लोग आएंगे उससे काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए और उनके पास अब राशन ज़्यादा बचा नहीं है। यहाँ पे पर्सन इन न्यूज़ ऑफ नॉन IAS एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं। तो डिंगेको सिंह ये कौन है, तो हम इनके बारे में जान लेते हैं। ऑन थर्सडे द 1998 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, तो एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट थे। ही सकम टू कैंसर आफ्टर अ लॉन्ग फाइट एट हिज होम इन इम्फाल। ही वॉज 42। इट वॉज डिंगसो हिस्टोरिक गोल्ड मेडल दैट रेज द मोरल ऑफ सक्सेस स्टाफ इंडियन बॉक्सिंग। तो बेसिकली वो बॉक्सिंग में थे और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप खुद से देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली ने बीजिंग को बोला है कि इंडियन नेशनल्स को वो अलाउ करें चाइना में आने के लिए, क्योंकि जैसे इंडिया अलाउ करता है चाइनीज़ नेशनल्स को आने के लिए, इंडिया ने अलाउ कर दिया है कोविड के बाद, लेकिन अभी तक चाइना ने अलाउ नहीं किया, जबकि चाइना की कंडीशंस थी कि उन लोगों को चाइना की कोविड वैक्सीन लगवाओ, तो ये भी कर दिया, फिर भी अलाउ नहीं कर रहा है चाइना, तो ऐसा बोला गया। तो इंडिया ऑन थर्सडे आस्क्ड चाइना टू अलाउ इंडियन सिटीजन्स टू ट्रैवल टू दैट कंट्री, स्पेशली दोज हु वर्क और स्टडी देयर, सेइंग एसेंशियल टू-वे विजिट शुड बी फैसिलिटेटेड कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट चाइनीज नेशनल्स आर एबल टू कम टू इंडिया। तो चाइनीज नेशनल जब आ सकते हैं तो इंडियन नेशनल्स को क्यों नहीं आने दिया जा रहा, तो ये दिक्कत है। He said though Chinese nationals are able to travel to India, Indian citizens are not being able to do so since last November. इसके अलावा जो चाइनीज़ कंडीशन थी कि गेटिंग वैक्सीनेटेड विद चाइनीज़ वैक्सीन, वो भी किया गया है। उसके अलावा एक टसल ये भी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था उसने भी इंडिया ने सपोर्ट किया था WHO की। WHO ये चाहता था कि ये पता किया जाए कि ओरिजिन कोविड-19 का कहाँ हुआ है। ऐसे ग्लोबल कॉल्स आ रही थी कि पता किया जाए कि कोरोना वायरस कैसे इमर्ज हुआ है, तो उसमें इंडिया ने भी सपोर्ट किया। हाँ, ये जानने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस कैसे इमर्ज हुआ। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर असम के चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो इमिग्रेंट मुस्लिम्स हैं वो एक पॉपुलेशन प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ अपनाएं, तभी कम्युनिटी का अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है। तो चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ऑन थर्सडे अर्ज्ड द सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन असम टू अडॉप्ट डिसेंट फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स टू ओवरकम सोशल इल्स सच एज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो उनका बेसिकली ये कहना है जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो फैमिली प्लानिंग को अपनाएं ताकि जो सोशल इल्स हैं उनको दूर किया जा सके, जैसे कि गरीबी और इलिटरेसी। शर्मा मेड द रिमार्क्स एट
प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 1 month ऑफ द गवर्नमेंट लेड बाय हिम। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि वी कैन सॉल्व न्यूमरस सोशल इल्स इन असम। तो असम में जो भी सोशल इल्स हम उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर जो इमिग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी वो अडॉप्ट कर ले डिसेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। दिस विल बी माई अपील टू देम, ही सेड। फॉर द पॉवर्टी टू एंड मुस्लिम वुमेन नीड टू बी एजुकेटेड, पॉपुलेशन नीड्स टू बी कंट्रोल। तो उन्होंने कुछ ऐसे फॉरवर्ड बताए कि क्या कर सकते हैं। पहला, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए मुस्लिम वुमेन को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने यही बोला उन लोगों को कि हमें साथ में आकर काम करना चाहिए। तो वी आर देयर फॉर ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट विमेंस एजुकेशन एंड रिड्यूस पॉवर्टी, बट पॉवर्टी विल नेवर बी रिड्यूस्ड अनलेस यू कंट्रोल योर पॉपुलेशन। जो मुस्लिम है वो लगभग 34.2% है असम की पॉपुलेशन का। 3.12 करोड़ पॉपुलेशन है जिसमें 34.2% वहाँ पर मुस्लिम्स हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 2001 के सेंसस में 30.9% थे, उससे पहले 28.4% थे। तो हम देख सकते हैं 2 डेकेड्स में कैसे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हुआ है मुस्लिम की पॉपुलेशन का। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, आप याद रख सकते हैं। फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, ये सब उनका कहना था। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली सेंटर ने स्टेट को बोला है कि आप वैक्सीन के बारे में जो डेटा शेयर कर रहे हैं तो वो मत करिए ऐसे शेयर डेटा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स उसका मिसयूज़ कर सकते हैं कमर्शलाइजेशन के लिए। द मिनिस्ट्री इश्यूड अ clarification in the backdrop of circular issued to the states and UTs advising them not to share data of the electronic vaccine intelligence network, vaccine stocks or temperature of vaccine storage at public forums without prior consent। तो बिना प्रायर कंसेंट के आप ये सब शेयर मत करिए। तो मिनिस्ट्री ने बोला बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और ये सिर्फ यूज ओनली फॉर द प्रोग्राम इंप्रूवमेंट। तो हम इसे तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें कोई प्रोग्राम इंप्रूवमेंट करना हो, वैक्सीनेशन ड्राइव और अच्छी करनी हो। द हेल्थ मिनिस्ट्री letter to the states and UTs and focus was intended to prevent the use of such sensitive data for unauthorized commercial purposes, the ministry said in a statement। इससे पहले जो इवन है ये बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है। इससे पहले जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता था। तो इवन कोई नई चीज़ नहीं इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, लेकिन उसका डेटा ऐसे नहीं शेयर किया जाए, ऐसा बोला गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई प्राइम मिनिस्टर को, उसमें ये बोला कि अनप्लान्ड वैक्सीनेशन से जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं वो बढ़ सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स फ्रॉम एम्स एंड मेंबर्स फ्रॉम द नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 हैव सेड दैट मास इनडिस्क्रिमिनेट एंड इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन कैन ट्रिगर इमर्जेंस ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स एंड रिकमेंडेड दैट देयर इज नो नीड टू इनोकुलेट दोज हु हैव डॉक्यूमेंटेड कोरोना वायरस इन्फेक्शन। अब सेकेंड वेव से हमें क्या क्या सीख मिली और हम क्या क्या जानने के लिए और ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि जो स्टेरॉइड्स है वो क्या रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये भी बताया गया कि स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ करने से म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है जिससे कि ब्लैक फंगस कहते हैं। ठीक है, तो एक ये इशू पता चला। दूसरा, सेकेंड वेव अभी सबसाइड कर गई है, तो बट मैनी कॉमन पीपल एंड सम हेल्थ ऑफिशियल्स हैव बिगन टू टॉक अबाउट अ थर्ड वेव। अब थर्ड वेव कैसी होगी? ठीक है, अब ये जो डेल्टा स्ट्रेन है जो कि हमारे यहाँ देखा गया था इंडिया में सबसे ज़्यादा, जिसको नाम दिया WHO ने डेल्टा स्ट्रेन, वो कितना खतरनाक है, तो क्या अभी भी वो लोगों को इफेक्ट कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत पर एक कोई मूवी बन रही थी, तो उनके फादर गए होंगे ये कहने कि इस मूवी पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया, ये कहते हुए आर्टिस्टिक फ्रीडम टू क्रिएट फिक्शनल वर्क्स कांट बी कंट्रोल्ड। तो उनका बेसिकली ये कहना है द आर्टिस्टिक फ्रीडम to create fictional works can't be controlled, limited or confined within set boundaries. An artist's inspiration can come from any source and the court can't filter real life events। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि आर्टिस्टिक फ्रीडम को ऐसे नहीं दबाया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब हाई कोर्ट्स में क्या दिक्कत है? तो हाई कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पेंडिंग वैकेंसीज है, जिसमें पटना टॉप कर रहा है। पटना में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इन 11 ऑफ द 25 हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री एटलीस्ट 40% ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस आर लाइंग वेकेंट। तो लगभग 40% सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो कि वेकेंट है। विद जस्ट 20 जजेस अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 53, द पटना हाई कोर्ट टॉप्स द लिस्ट फॉर 62% वैकेंसीज एज ऑफ June 1। ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट में लगभग 62% वैकेंसीज है। द कैलकाटा हाई कोर्ट इज सेकंड विद ओवर 56%। कैलकाटा दूसरे नंबर पर जिसमें 56%। It has 31 judges against the sanctioned strength of 72। ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल ऑफ द sanctioned strength of 1080 judges in the 25 high courts 430 posts are yet to be filled। तो 1080 जजेस की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ 430 पोस्ट अभी तक खाली हैं। सिर्फ 3 हाई कोर्ट से जो कि अपने फुल स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं वो है मणिपुर, मेघालय, सिक्किम। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी 7 वैकेंसीज हैं। अब हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए 3 मेंबर कलेजियम कंप्राइज था, जिसमें कि CJI रमना थे, जस्टिस रोहिंटन नरीमन एंड UU ललित थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इससे पहले जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन फिर उसके बाद डेडलॉक हो गया, फिर कुछ रिकमेंडेशंस हो नहीं पाई और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं हुआ।
तो द कलेजियम फेस्ड अ डेडलॉक ओवर अपॉइंटमेंट्स एंड फेल्ड टू मेक अ सिंगल रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अकॉर्डिंग अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग जुडिशियल डेटा द बैकलॉग ऑफ केसेस टू द 25 हाई कोर्ट्स क्वाड्रपल्ड इन 2019-20। तो अब लगभग 20.4% जो बैकलॉग ऑफ केसेस की है वो इतनी देखी गई जो कि 5.29% थी 2018-19 में, मतलब ये 4 टाइम्स बढ़ गई है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। गुजरात गवर्नमेंट प्लान्स टू रन स्कूल्स एंड शिफ्ट टू एडजस्ट एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। तो इस बार मास प्रमोशन के चलते, क्योंकि एग्जाम्स तो हुए नहीं है, तो मास प्रमोशन के चलते बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम क्लासेस शिफ्ट में लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो टीचर्स की जरूरत है एक्स्ट्रा टीचर्स की, तो उसके लिए हम विजिटर फैकल्टी को अपॉइंट करेंगे। तो इन ऑर्डर टू अकोमोडेट नियरली 8.57 लाख स्टूडेंट्स इन द वेक ऑफ द मास प्रमोशन फॉर क्लास 10th दिस ईयर, द स्टेट गवर्नमेंट इज staring at an estimated shortage of around 3,000 classrooms and nearly 6,000 teachers for class 11 students. Going by the past percentages of the secondary school certificate board exams conducted in the past 2 years, this would add almost 3 to 3.5 lakh students. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम कोई, उनका बेसिकली ये प्लान तो नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट में और न्यू क्लासेस ऐड करेंगे या ग्रांट इन एड स्कूल्स फॉर द पर्पस एंड एडजस्ट दीज एडिशनल स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करने वाले। बट बेसिकली वो 2 शिफ्ट में काम करेंगे जब ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी। और जो 6,000 टीचर्स हैं उनकी जो दिक्कत है तो वो विजिटिंग टीचर फैकल्टी लेकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये बताया गया एनएसओ के प्रोविजनल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो एनुअल कॉन्ट्रैक्शन रियल जीडीपी में देखा गया है पिछले साल, मतलब बेसिकली 2021 में, तो 7.3% है। एंड इंप्रूवमेंट, अब माना गया था कि 8% कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन नहीं, 7.3% कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो हाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट है। अ रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7.8% वुड बी रिक्वायर्ड इन 2021-22 टू रीच बैक टू द 2019-20 रियल जीडीपी लेवल्स। तो अब हमें कम से कम रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% की चाहिए होगी, तभी हम 2019-20 में रीच बैक कर पाएंगे। मतलब हमारा जीडीपी इतना पीछे चला गया कि हम 19-20 से भी पीछे हो गए हैं। The RBI has revised down its 2021-22 real growth GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 9.5%। ठीक है, अभी हमने देखा कि सेकंड वेव के चलते आरबीआई ने भी रिवाइज किया है कि कितनी हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा वी कंसिडर दैट विद सूटेबल पॉलिसी इंटरवेंशंस 9% रियल जीडीपी ग्रोथ में स्टिल बी फीजिबल। ऑथर ने बोला अगर जुलाई तक सारे लॉकडाउन वाइंड अप हो जाए तो 9% रियल जीडीपी ग्रोथ मिल सकती है। तो ऑथर ने उसके लिए कुछ बोला है कि क्या क्या किया जा सकता है। अगर हम देखें सप्लाई साइड और कॉस्ट पुश के चलते आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया कि सीपीआई इन्फ्लेशन 5.1% पे हो सकता है। अगर हम रिसेंट ट्रेंड्स को देखें तो लेटर में भी समवॉट लोअर रेट से 4%। ठीक है, अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर 13.4% पे प्रोजेक्ट की गई थी, दैट इज 1% पॉइंट लोअर देन सेंटर्स बजट एजम्पशन। तो सेंटर ने बजट में एज्यूम किया था कि 14.4% की रहेगी, लेकिन हम बोल सकते हैं हाँ 13.4% हो सकता है। द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डेटा फॉर द सेंटर्स फिस्कल एग्रीगेट्स इंडिकेट अ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ ₹20.2 लाख करोड़ एंड नेट टैक्स रेवेन्यू 14.2 लाख करोड़ फॉर 2021। तो ये है कि कितना टैक्स रेवेन्यू हो सकता है। आगे चलते, अगर आरबीआई ने भी जो डिविडेंड दिया है वो 0.99 लाख करोड़ दिया इस बार सेंटर को, जो कि मेन शॉर्टफॉल में भी ये पर नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में आता है। ठीक है, इसमें सरकार को कोई बोरिंग करने की जरूरत नहीं होती, ये सरकार का ही प्रॉफिट है। इसके अलावा दिस इंडिकेट्स दैट स्लिपेज इफ एनी इन द बजटेड फिस्कल डेफिसिट ऑफ 6.7% ऑफ जीडीपी। अभी 6.7% बजट में एज्यूम किया गया था कि 6.7% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। तो अभी देखने वाली बात है कि इतना ही रहेगा, इससे स्लिपेज हो सकता है। ऑथर ने कहा थोड़ा बहुत स्लिपेज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा शायद नहीं होगा। अभी हम देखें तो क्या क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए एक्सपेंडिचर हेड्स पे। तो ऑथर ने 3 चीज़ें बताई। पहला, जो इनकम सपोर्ट मेजर्स हैं वल्नरेबल रूरल अर्बन पॉपुलेशन के लिए वो बढ़ाना चाहिए, उसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, इन लाइट ऑफ द रीसेंट डिसीजन द बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन जैसे अब सरकार ने बोला है कि वो फ्री वैक्सीनेशन कराएगी, तो उसके लिए 0.35 लाख करोड़ ऑट टू बी ऑगमेंटेड। ठीक है, या एट द वेरी लीस्ट डबल्ड। ठीक है, जो बजटेड एक्सपेंडिचर था वैक्सीनेशन का वो 0.35 लाख करोड़ था, तो हो सकता है कि अब इससे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े, इसकी डबल भी जरूरत पड़ सकती है। थर्ड, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेलेक्ट सेक्टर्स पर्टिकुलरली हेल्थ केयर शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर। ठीक है, अब हेल्थ केयर के लिए भी एडिशनल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ सकती है। अब ऑथर ने बोला इन सब के चलते हो सकता है हमारा फिस्कल डेफिसिट 7.9% ऑफ जीडीपी, जिसमें बजटेड फिस्कल डेफिसिट 6.7% का 0.4% टू मेकअप फॉर द टोटल नॉन दैट कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, द सेंटर इज अनाउंस बोरिंग्स ऑफ सेंटर ने बोला था कि वो 1.6 लाख करोड़ बोरो करने वाले हैं, जो भी जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस में दिक्कत आई उसकी, लेकिन हाँ ये डेफिसिट में काउंट नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट का बोरिंग प्रोग्राम में तो है ही है। अगर हम हायर फिस्कल डेफिसिट की देखें तो लगभग 2.6 लाख करोड़ और ऐड होगा, टेकिंग द टोटल बोरोइंग इंक्लूडिंग जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस की 16.3 लाख करोड़ की बोरोइंग हो जाएगी। द नेट रिजल्ट विल बी अनप्रेसिडेंटेड बोरोइंग प्रोग्राम। तो हम देख रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड इतना ज्यादा बोरोइंग तो कभी नहीं हुआ है, पर ऑथर ने बोला ये तब भी एक सिल्वर लाइनिंग है कि कम से कम हमें अपना डेफिसिट मोनेटाइज तो नहीं करना पड़ रहा। मोनेटाइज का मतलब कि आरबीआई पैसे छाप छाप के देने लग जाए, वो तो हमें नहीं करना पड़ रहा है। एटलीस्ट इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन के थ्रू हमारा काम चल जा रहा है। द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई आर कीन टू कीप द इंटरेस्ट रेट लो। इसके अलावा जो आरबीआई गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट रेट लो रख रहे हैं ताकि
कि मार्केट में पैसा आए, लोग लोन ले, उसके बाद हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर्स एपेटाइट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स मे नॉट इंक्रीज। अब इससे क्या दिक्कत होती है, अगर मार्केट में उतनी सर्विसेज ही ना हो, उतनी सप्लाई ना हो, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा आ जाए तो डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके कारण इन्फ्लेशन की दिक्कत हो सकती है। तो ऑथर ने बोला हमें इन्फ्लेशन से सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भले ही आरबीआई ने इतने लोन रेट सस्ते कर दिए, लेकिन लोग लोन उसके बाद भी ले नहीं रहे, इसलिए मार्केट में मनी सप्लाई इंप्रूव नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला मनी सप्लाई ग्रोथ इज मॉडेस्ट एट 9.9%। वॉट इज नंबर शो इज दैट द मनी मल्टीप्लायर इज लो। तो मनी मल्टीप्लायर अभी भी लो है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, लो क्रेडिट एक्सपेंशन, ज़्यादा लोग लोन नहीं ले रहे हैं, इसके अलावा लार्जर लीकेज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। The injection of liquidity has its limits. Even as we emphasize the expansion in government spending, it is necessary to keep in mind the implications that liquidity expansion will have for inflation. तो inflation की दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है इन कोविड ट्रैकिंग न्यूट्रिशन, की कोविड के चलते न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोविड हैज़ मेनी विजिबल इम्पैक्ट्स बोथ प्रॉक्सिमल और डिस्टल। एक तो जो हमें सामने दिखते हैं और एक जो दूर के हैं, जो अभी हमने सोचे नहीं पर वो हो सकते हैं। बट वन ऑफ द साइलेंट एंड इनविजिबल क्राइसिस इट इज एम्पलीफाइंग इज दैट ऑफ द मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे कि इनकम, फूड कंजम्पशन, एसेंशियल सर्विसेज, ये सब प्रेशर में आ गई, क्योंकि लोगों के इनकम लॉसेज हुआ, जिसके कारण वो अपना फूड कंजम्पशन सही नहीं कर पा रहे हैं। एज इंडिया इंटेंसिफाइज एफर्ट्स टू रिबाउंड फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, जैसे कि पैंडेमिक से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देयर इज एडिड अर्जेंसी फॉर एन एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड आउटकम फोकस्ड अप्रोच टू एड्रेस इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंज। तो इंडिया को अपने न्यूट्रिशन चैलेंज को एड्रेस करने की जरूरत है। दिस इज क्लियरली ऑन द गवर्नमेंट्स एजेंडा, और ये गवर्नमेंट के एजेंडा पे भी, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक पोषण अभियान शुरू किया है। In recent years, the government has prioritized addressing malnutrition through the Prime Minister's overarching scheme for holistic nourishment Abhiyan and with updated Poshan 2.0 guidelines announced in January 2021. तो गवर्नमेंट अब पोषण 2.0 गाइडलाइंस के थ्रू भी आई है। द फोकस इज ऑन द 1000 days बिटवीन अ मदर्स प्रेगनेंसी एंड हर चाइल्ड सेकंड बर्थडे। तो जो 1000 days है उन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। जब मदर की प्रेगनेंसी होती है, उसकी सेकंड चाइल्ड का सेकंड बर्थडे, मतलब 2 साल पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। प्रायोरिटाइजिंग विमेन एंड गर्ल्स एंड एड्रेसिंग द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज थ्रू फोर्टिफिकेशन एंड प्रोविजन ऑफ टेक होम राशंस। तो बेसिकली फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि आप उसमें वाइटामिन और ऐड कर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा फोर्टिफिकेशन में और वाइटामिन मिनरल्स ऐड कर दिए जाएँ ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स फॉर सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, जन आंदोलन एंड कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स एज वेल एज द स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट हैज लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक पोषण 2.0 का ट्रैकर भी बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें पोषण ट्रैकर बनाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आंगनवाड़ी वर्कर्स को और बताना है कि कैसे इंप्रूव करना है सब कुछ, और ऐसे बहुत सारी स्कीम भी चलती है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। तो इन सारी स्कीम के चलते हम मैल न्यूट्रिशन को टैकल कर सकते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चाइना ने एक न्यू लॉ पास किया कि जो भी जैसे यूएस और यूरोप चाइना पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने एक न्यू लॉ पास किया। तो चाइना पास्ड अ लॉ ऑन ट्यूसडे टू काउंटर फॉरेन सैंक्शन एज इट स्ट्राइव्स टू रेजिस्ट यूएस एंड यू प्रेशर ओवर ट्रेड, ठीक है। अब चाइना और यूएस यूरोप की क्या दिक्कत है, वही ट्रेड और टेक्नोलॉजी की, जैसे वो उनकी 5G नहीं चाहते हैं कि चाइना की 5G है। तो ये सारी चीज़ें हांगकांग और जिनजियांग रीजन में, जैसे जिनजियांग उइघर्स मुस्लिम का मैटर है, हांगकांग में यूएस ने लॉ पास कर दिया। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ involved in making or implementing discriminating measures against Chinese citizens or entities could be put on a anti sanctions list। तो अब ये जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो उनको एंटी सैंक्शंस लिस्ट पे डाल देगी अगर वो ऐसा चाइना के ऊपर कुछ भी सैंक्शंस लगाएंगे। और तो फिर यही अब जो कंपनी है जो दोनों जगह बिजनेस करती है, फॉर एग्जाम्पल यूएस और चाइना में, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो क्या करे। अगर वो चाइनीज़ एंटिटीज़ के साथ होंगी तो यूएस गुस्सा हो जाएगा, यूएस एंटिटीज़ के साथ होंगी तो चाइना गुस्सा हो जाएगा। तो बस ये एक इशू है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये हम जानते हैं कि क्या चीज़ है कीकाडास, ठीक है। तो कीकाडास अंडरग्राउंड रहते हैं लगभग 13 से 17 ईयर्स के लिए, ठीक है। और रूट्स पे ज़्यादातर वो फीड करते हैं, बोथ अंडरग्राउंड एंड अबव इट। ब्रूड का मतलब ये होता है, द टर्म ब्रूड refers to a population of cicadas that is isolated from other population because of differences in the year of emergence or locality। ब्रूड सबके अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रूड एक्स, ब्रूड वाई, वो जब आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहाँ किस जगह रहते हैं, कितने टाइम बाद वो बाहर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी ब्रूड डिसाइड होती है। Swarms of these insects have been spotted in a number of American states. These are part of a group named Brood X based on their life cycles and periodic appearances. The Cicadas and Brood X number in billions and come out of the underground homes every 17 years. तो जो Cicadas है वो मेनली 17 साल पे आते हैं या तो 13 साल पे बाहर आते हैं। जब वो अंदर होते हैं तो Cicadas nymphs go through 5 stages of development, और डेवलपमेंट में ही उनको 17 साल लग जाता है। Once they become adults, which takes about 17 years for some periodical Cicadas, the males emerge from underground, ठीक है। जब वो अंडरग्राउंड से आते हैं तो ये
क्लियर नहीं है उन्हें इतना टाइम क्यों लगता है डेवलप होने के लिए, और हो सकता है वो इसलिए भी बाहर नहीं आते हैं ताकि उनको प्रेडेटर्स उनको डिस्ट्रॉय ना कर दें। जब वो बाहर आते हैं तो वो अपनी एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं, मतलब जो उनकी आउटर स्किन है उसको वो शेड करते हैं, उसके बाद अपनी विंग्ड फॉर्म ले लेते हैं। अब उनको इमरजेंस क्यों ज़रूरी, उनका इमरजेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि उनकी स्पीशीज़ कंटिन्यू रहे, क्योंकि जो मेल कीकड़ास है पहले वो आते हैं, फिर वो सिंग करते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मेल कीकड़ा सबसे लाउडेस्ट साउंड होती है उनकी अकॉर्डिंग टू द एनपीएस, ठीक है। फीमेल रिस्पॉन्स विद द क्लिकिंग साउंड विद द विंग्स, ठीक है। ये प्रोसेस लगभग 1 महीने तक रहता है। उसके बाद फिर कीकड़ा जब बाहर आते हैं उसके 1 महीने बाद ही वो मर जाते हैं, विद मोस्ट ऑफ देम हैविंग अकम्प्लिश द टास्क ऑफ प्रोक्रिएटिंग। तो बेसिकली जब वो बाहर आते हैं वो प्रोक्रिएशन के लिए ही आते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। आफ्टर मेटिंग द एग्स आर लेड इन अ स्मॉल ट्विग्स एंड ब्रांचेस, ठीक है। मेटिंग करने के बाद जो उनके एग्स होते हैं वो टहनियों पर होते हैं, फिर उसके जब वो हैच हो जाते हैं तो 6 वीक्स के बाद वो वापस अंदर चले जाते हैं, फिर उसके बाद 17 ईयर्स के बाद वापस आते हैं, द साइकिल कंटिन्यूज। अभी क्या डेंजरस है तो डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे एक साथ होते हैं तो जो उनकी नॉइज़ होती है वो लगभग 100 डेसिबल्स हो जाती है, उससे सीवियर डैमेज हो सकता है अगर बहुत देर तक उस नॉइज़ के लिए हम सुनते रहें। अब कीकड़ास खाते हैं तो हाँ, कुछ लोग उनको हार्वेस्ट करते हैं, कीकड़ास खाते में उनको डीप फ्राई करके, उनको चॉकलेट के साथ कोट करके या टॉपिंग्स यूज़ करके पिज़्ज़ा की तरह न्यूट्रिशियस माने जाते हैं ये। अब बीड मॉडल क्या है क्रॉप इंश्योरेंस का, जो महाराष्ट्र बोल रहा है कि बीड मॉडल लाना चाहिए, तो अभी हम देखते हैं बीड मॉडल क्या है। बीड मॉडल ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो महाराष्ट्र चाहता है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसके लिए बीड मॉडल होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, तो 2016 में फ्लैगशिप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योर्स फार्म लॉसेस अगेंस्ट इंक्लीमेंट वेदर इवेंट्स। तो कोई इंक्लीमेंट वेदर इवेंट्स वजह से ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस दिया जाता है फार्मर्स को। तो फार्मर्स को लगभग 1.5 से लेकर 2% प्रीमियम देना पड़ता है, डिपेंड कि उनकी कौन सी क्रॉप है, खारिफ है, रबी है और या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप से। हॉर्टिकल्चर में 5% देना पड़ता है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट बेयर करती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, और ये सेंट्रल स्कीम है जो कि इंप्लीमेंट की जाती है बाय द स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। प्रीमियम अब देखा गया है तो लो रेट ऑफ प्रीमियम और बहुत ज़्यादा कवरेज बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगभग 1300 प्रीमियम देना पड़ेगा फार्मर को अपनी 45,000 की सोयाबीन की क्रॉप को बचाने के लिए। प्रायर टू 2020 द स्कीम वॉज ऑप्शनल फॉर फार्मर्स। 2020 से पहले स्कीम ऑप्शनल थी फार्मर्स के लिए जिनके पास लोन नहीं है पेंडिंग, बट मैंडेटरी फॉर लोनी फार्मर्स। लेकिन जिन्होंने लोन ले रखा उनके लिए ज़रूरी था कि उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। लेकिन 2020 के बाद ये ऑप्शनल कर दिया गया सारे फार्मर्स के लिए। इन महाराष्ट्र ओवर द ईयर्स मोर नॉन लोनी फार्मर्स हैव एनरोल्ड दो इट वॉज ऑप्शनल फॉर देम, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या थे, पहला इशू है डिले इन क्लेम सेटलमेंट। इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं देती थी। इसके अलावा रिकॉग्नाइज लोकलाइज वेदर इवेंट्स। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का फार्मर अगर उसे ड्रॉट की दिक्कत है तो फिर वो फ्लड का क्यों लेगा, ठीक है। राजस्थान का फार्मर से ड्रॉट की दिक्कत है तो फ्लड का क्यों लेगा, वो एक ही मल्टी पैरल क्यों ले, वो सिर्फ एक सिंगल पैरल भी तो ले सकता है ना। एंड स्ट्रिंजेंट कंडीशंस फॉर क्लेम्स फॉर अमंग द कंसर्न्स, ठीक है। तो महाराष्ट्र जहाँ पे फार्मर्स प्रीडोमिनेटली मानसून पर डिपेंड करते हैं अपने क्रॉप्स को वाटर करने के लिए, द स्कीम सून टर्न्ड आउट टू बी नॉन प्रॉफिटेबल फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि वहाँ तो फिर सबको इंश्योरेंस चाहिए होता है, क्योंकि उनकी जो पूरा है इरिगेशन डिपेंडेंट है सारा एग्रीकल्चर, और इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ज़्यादा हाई पेमेंट्स देना पड़ता था, जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनीज लॉस में जा रही थी। एज द टेबल शो पेमेंट्स वर क्लोज टू और एक्सीडेड द प्रीमियम कलेक्टेड इन द सम ईयर्स, तो इससे लॉसेस हो रहा था। अब बीड मॉडल क्या है, तो ड्रॉट प्रोन मराठवाड़ा रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट है बीड, जो कि चैलेंज करता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को वहाँ फायदा हो ही नहीं सकता। फार्मर्स का रिपीटेडली लॉस क्रॉप होते हैं, ठीक है, या तो फेलियर ऑफ रेन्स या तो फिर किसी साल बहुत ज़्यादा रेन आ जाती। गिवन द हाई पे आउट्स इंश्योरेंस कंपनीज हैव सस्टेन लॉसेस, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैड अ डिफिकल्ट टाइम गेटिंग बिड्स फॉर टेंडर्स, तो इस बार वो इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे स्कीम को बीड डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उनको कोई इंश्योरर ही नहीं मिला कि कोई उनको बिड दे। तो 2020 खरीफ सीजन में टेंडर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन डिड नॉट अट्रैक्ट एनी बिड, कोई भी बिड नहीं आई। तो अंडर द न्यू गाइडेंस द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडेड अ कवर ऑफ 110% ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड विद caveats. If the compensation exceeded the cover provided, the state government would pay the bridge amount. If the compensation was less, the insurance company would keep 20% of the amount as handling charges and reimburse rest to the state government. तो बीड मॉडल क्या है, तो अंडर द न्यू गाइडलाइंस ये बोला गया कि इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी 110% ऑफ द प्रीमियम कलेक्टर, ठीक है, विद केवियट्स। अगर कॉम्पनसेशन एक्सीड कर गया तो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ब्रिज अमाउंट दे देगी इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन अगर कॉम्पनसेशन कम रहा तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 20% अपने पास रख के बाकी स्टेट गवर्नमेंट को रीइम्बर्स कर देगी, ठीक है। तो ये है बीड मॉडल। इन अ नॉर्मल सीजन वे फार्मर्स रिपोर्ट मिनिमम लॉसेस द स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू गेट बैक मनी, तो ठीक है, अगर नॉर्मल सीजन जहाँ पे फार्मर्स को ज्यादा लॉस नहीं हो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को रीइम्बर्स हो जाएगा तो उनके पैसे उनको वापस मिल जाएंगे। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट वुड हैव टू बेयर द फाइनेंशियल, लेकिन अगर लॉसेस हुए तो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लायबिलिटी बेयर करनी पड़ सकती है। तो ये है बीड मॉडल, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब जीएसटी काउंसिल ने एक जीओएम बनाई थी
तो उसमें ये डिसाइड करना था कि जो कोविड से रिलेटेड मटेरियल उसमें कितना टैक्स लगाना है। तो अब उसकी रिपोर्ट आने वाली, बेसिकली आपको चेयरमैन पता होना चाहिए। तो GOM हेडेड बाय मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा। तो अब कंसेंसस के अकॉर्डिंग अभी रिपोर्ट प्लेस नहीं, अभी होने वाली है तो पता चलेगा वैसे क्लियरली। तो अभी यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग, आफ्टर कंसेंसस एल्यूडेड द डिसीजन रिगार्डिंग रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन कोविड रिलेटेड रिलीफ मटीरियल्स इन द 43rd गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो काउंसिल विल टेक अ फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द रिपोर्ट सबमिटेड बाय अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टू डिसाइड ऑन अ GST रेट कट। तो बेसिकली ये माना जा रहा है कि GOM इज लर्न टू हैव सपोर्टेड अ रेट कट ऑन सम कोविड एसेंशियल्स टू 5%। हो सकता है कि कुछ कोविड एसेंशियल्स पे 5% रेट कट हो जाए एंड नो चेंज इन टैक्स रेट ऑन वैक्सीन। ठीक है, अभी एक इंडेक्स होता है एनुअल प्राइस एप्रिसिएशन इंडेक्स, जिसमें हाउसिंग प्राइस इंडिया में फेल में लगभग 1.6% दिस जनवरी मार्च। ठीक है, अभी कौन निकलता है, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट आती है। सबसे ज़्यादा नंबर 1 मतलब जहाँ पर इंक्रीज हुए तो वो है टर्की। तो टर्की इज एट नंबर 1 पोजीशन में 32% राइज इन प्राइसेस। अब बेसिकली जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनका ये कहना है कि जो स्टेट ओन्ड अपस्ट्रीम ऑयल और गैस कंपनीज है, ठीक है, ONGC in oil for not monetizing oil and gas fields for long periods and said the government would look into method to monetize such resources as the earliest। जो भी उनके रिसोर्सेज है उनको वो मोनेटाइज करने की बात करेंगे। अभी तक उन्होंने मोनेटाइज क्यों नहीं किया, उन्हें करनी चाहिए। फॉर कंपनी हैज कम इनटू पोजीशन ऑफ अ रिसोर्स थ्रू अ प्रोसेस इट डज नॉट मीन दे विल हैव इट इंडेफिनिटली। तो अगर उन्हें कोई रिसोर्स मिल गया है तो उसका मतलब नहीं वो हमेशा उसको रखेंगी। ठीक है, अब ऑफिशियल्स अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग ONGC टू सेल ऑफ इट्स स्टेक्स इन मैच्योरिंग ऑयल एंड गैस फील्ड्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको एनकरेज करे ONGC को कि आप अपने स्टेक्स बेच दो ऑयल और गैस फील्ड्स में। इसके अलावा क्योंकि सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है आउटपुट लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए, इट इज ऑल्सो लुकिंग कि अब फॉरेन पार्टनर्स भी आ जाएं ताकि डेवलपमेंट हो सके ऑयल और गैस ब्लॉक्स में कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ठीक है, तो अब ये है। अब नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को वहाँ से बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने उनके किसी लीडर का वो डिलीट कर दिया था ट्वीट। और अब जो इंडिया की ऐप है कू, जो कि मोर लाइक ट्विटर है, अलाइक ट्विटर है, तो अब उन्होंने नाइजीरिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया कू ऐप। अब ATM ट्रांजैक्शंस पे जो इंटरचेंज फी है वो थोड़ी बढ़ गई है। चार्ज आफ्टर फ्री विड्रॉल्स हाइक्ड। ठीक है, आफ्टर ऑलमोस्ट 9 years द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे अनाउंस्ड हाइक इन द इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर फॉर ATM ट्रांजैक्शन, जिसमें लगभग पर ट्रांजैक्शन 15 से 17 हो गया है फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल के लिए 5 से 6 रुपये हो गया। ठीक है, न्यू चार्जेस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम August 1। अब ये बहुत सालों बाद ऐसा चेंज हुआ है, काफ़ी टाइम बाद। टू कॉम्पनसेट द बैंक्स फॉर द हायर इंटरचेंज फी एंड गिवन द जनरल एस्केलेशन इन कॉस्ट दे आर अलाउड टू इंक्रीज द कस्टमर चार्ज। इसके अलावा जो बैंक है वो कस्टमर चार्ज भी बढ़ा सकते हैं ₹21 पर ट्रांजेक्शन। तो ये इफेक्टिव होगा जनवरी 1, 2022 से। अब आगे कोई न्यूज़ नहीं। आई होप आपको ये न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।